Hello everyone, welcome you all. This is the second video lecture for your fourth lesson which is chemical thermodynamics. So हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रोसेस एंड इट्स टाइप इतना हमने टॉपिक कवर कर लिया था। ठीक है, अब हमें आज पढ़ना है नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, मतलब जो आपका हीट एंड वर्क इनका नेचर क्या है। अब ये हीट एंड वर्क क्या है आपके, तो ये आपका पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो आपके जो पाथ फंक्शंस है उनका नेचर कैसा है इन थर्मोडायनामिक्स, वो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, जो आपका पहला है नेचर हमें पढ़ना है, किसका नेचर पढ़ना है, तो वर्क का नेचर पढ़ना है। ठीक है, सो देखिए हमने नेचर ऑफ वर्क में क्या लिखा इन थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मतलब इन थर्मोडायनामिक्स टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व इज प्रेशर, वॉल्यूम और पीवी वर्क। ठीक है, क्या कहा हमने, जो आपका थर्मोडायनामिक्स है मतलब ही देखिए वर्क, अगर वर्क का फार्मूला हम देखेंगे तो क्या होता है P इंटू वॉल्यूम, मतलब ही प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट मतलब ही आपका वर्क होता है। एंड इन थर्मोडायनामिक्स आपका जो वर्क का नेचर है ये कैसा है, पीवी नेचर, मतलब ही प्रेशर एंड वॉल्यूम का नेचर है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिखा W इज इक्वल्स टू P इंटू वॉल्यूम, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट हमने अगर P की वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर ली, वी ऑल नो। ठीक है, प्रेशर का एक फार्मूला है, वो फार्मूला कौन सा है, F डिवाइडेड बाय A, मतलब भी फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर मतलब भी क्या होता है, आपने कितना फोर्स अप्लाइड किया है। ठीक है, कितना प्रेशर दिया है, कितना फोर्स अप्लाइड किया है, एंड उसके डिवीजन में आपका यूनिट एरिया, मतलब भी कौन से एरिया। ठीक है, मतलब कितना एरिया आपने कवर किया है। ठीक है, फोर्स लगा के कितना एरिया आपका कवर हुआ है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमने फार्मूला लिखा W इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय A इंटू V। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देन आफ्टर दैट वी नो दैट, हमें क्या पता है, तो देखिए जो एरिया होता है, ठीक है, उसका अगर हम मतलब फार्मूला देखें, ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स माइंड में लाइए, अगर एरिया का फार्मूला हो तो हम क्या कहते हैं, साइड स्क्वायर। ठीक है, और साइड मतलब भी हम उससे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, D। ठीक है, अब डिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये आपका साइड ऐसे कंसिडर करना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे साइड की जगह D लिखा और ये हो गया आपका D स्क्वायर। ठीक है, वही अगर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का अगर हमने फार्मूला देखे तो वो क्या होता है, साइड क्यूब होता है, मतलब ये आपका D क्यूब होता है। सो हमने एरिया मतलब ये आपका A एंड वॉल्यूम मतलब ये आपका V, इन दोनों की अगर वैल्यूज पुटअप कर ली इन इक्वेशन नंबर 2, सो वी गॉट W इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय D स्क्वायर इंटू D क्यूब। ठीक है, अब D स्क्वायर में से D क्यूब जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा माइनस हो जाता है, मतलब कटता है। ठीक है, तो देखिए हमें मिलता क्या है फिर यहाँ से, W इज इक्वल्स टू F इंटू D। और वी ऑल नो दैट जो आपका वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वर्क का फार्मूला हमें अगर किसी ने पूछा तो हम क्या बताते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब हमने कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्टेंस हमारा कवर हुआ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सो अब देखिए एक चेयर है, उस चेयर को मैंने पुश करके मतलब फोर्स लगा के दूसरी जगह पे रख दिया, मतलब भी क्या कर रही हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, चेयर को धक्का देके सामने लेके जा रही हूँ, मतलब ही। ठीक है, मैंने उस चेयर के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड किया एंड उस फोर्स के थ्रू मैंने मतलब एक इनिशियल पोजीशन थी तो उसको थोड़ा सा मैंने दूर मूव किया, तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके मतलब भी उसने उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया जितना मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब भी क्या होता है, आपका वर्क। ठीक है, एक काम कर रहे हो, कुर्सी को धक्का देने का काम कर रहे हो, वो जगह ट्रैवल कर रही है, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स लगा रहे हो, कितने फोर्स से आप लगा रहे हो उतना ही वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ये फार्मूला ध्यान में रखिए। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो अब हमें यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ने हैं। पहला तो देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एंड सेकंड है आपका रिएक्शन बिटवीन NH3 गैस एंड HCl गैस। ठीक है, ये दो टॉपिक जो आपका नेचर ऑफ वर्क है उसमें ये कवर करने हैं। सो देखिए हमारा पहला टॉपिक जो है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब ये H2O2 क्या है, H2O तो हमें पता है, H2O क्या है, हमारा वाटर है, बट यहाँ पे H2O2, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, ये है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर कीजिए।
जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मतलब ही H2O2, ठीक है, अगर वो ब्रेक हो, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन मतलब क्या, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। तो मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब ही H2O को तोड़ दिया, ठीक है, एक आपका लिक्विड फॉर्म में है। अब इसको मैं तोड़ रही हूँ, तो यहाँ से मुझे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, मतलब देखिए आपके H2O जो कि आपका लिक्विड स्टेट में होता है हमेशा, एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब क्या है, आपकी ये गैस है, तो दैट्स वाई हमने वहाँ पे जी से उसको नोटिफाई किया, ये आपकी गैस है। क्लियर है इतना। देखिए पहली स्टेप क्या करनी है, कंसिडर करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन, उसको डिकम्पोजिशन कीजिए। डिकम्पोजिशन मतलब इस वर्ड का मीनिंग ध्यान में मतलब रखिए, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होना, ब्रेक होना। तो इस रिएक्शन को हमने ब्रेक किया, इस मॉलिक्यूल को अगर हमने तोड़ दिया तो स्प्लिट होके दो मॉलिक्यूल्स देगा आपको, पहला तो वाटर मॉलिक्यूल एंड दूसरा ऑक्सीजन गैस। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बिफोर वाली कंडीशन पहले देखेंगे, मतलब रिएक्शन करने से पहले एंड रिएक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है वो देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बीकर कंसिडर कीजिए, उस बीकर में जो आपका H2O2 ये जो कंपाउंड है मैंने यहाँ पे फिल करके रखा है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल से वहाँ पे, और ऊपर से मैंने पिस्टन लगा दिया है। ये हो गई आपकी बिफोर रिएक्शन, ठीक है, मतलब आपका H2O2 ये कंबाइन स्टेट में है, ऊपर से हमने वहां पे पिस्टन लगा दिया। फिर आफ्टर जब रिएक्शन, मतलब इन दोनों में रिएक्शन हो जाती है, तो अब सेकंड बीकर कंसिडर कीजिए, ठीक है, उसी इमेज को हम एक सेकंड बीकर के थ्रू समझ रहे हैं। तो सेकंड बीकर में आपका जो H2O2 है, जो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिल रही है एंड वाटर मॉलिक्यूल मिल रही है, तो दैट्स वाई आपके मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है, वो ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो दैट्स वाई देखिए सेकंड इमेज में आपका जो पिस्टन है वो कैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर में शिफ्ट हो गया। मतलब ही हमें ओवरऑल यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब ये ऊपर में कैसे शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये इसके बिहाइंड रीजन क्या है, तो देखिए हम स्टेप के थ्रू यहाँ पे अब समझेंगे। देखिए पहली स्टेप में क्या हो गया यहाँ पे, जब आपकी रिएक्शन हो रही है, जो आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ये ब्रेक हो रहा है तब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है। और हमें पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे दूर दूर होते हैं, मतलब उनमें जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो और उनमें जो एनर्जी होती है वो भी कैसे होती है, बहुत फास्ट होती है। तो पहली स्टेप में देखिए हमने क्या लिखा, गैस प्रोड्यूस्ड इन द अबोव रिएक्शन, ऑब्वियसली गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो आपका पिस्टन है इन स्टेप 2 में देखिए जो पिस्टन है वो मूव हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में हमारा पिस्टन कैसे मूव कर रहा है, इन सेकंड इमेज देखिए, ठीक है, ऊपर की तरफ वो चला गया। अब पिस्टन मूव होना, ऊपर की तरफ जाना, मतलब ये चेंज कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है इन थर्ड स्टेप, जो वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए पहले बीकर में जो हमारा वॉल्यूम था कंपाउंड का H2O का, पिस्टन भी बहुत नीचे है, जैसे वो ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया, ऑक्सीजन एंड वाटर में वो मतलब फॉर्म हो गया, ठीक है, डिकम्पोजिशन के बाद, तो हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ भागने लगा। मतलब ही जो आपका कंटेनर है उसका वॉल्यूम या फिर हम क्या कहेंगे, गैस का जो वॉल्यूम है यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैसे दूर दूर भाग रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई वो पिस्टन को ऊपर लेके चले गए गैस के मॉलिक्यूल्स। एंड अब देखिए जो आपका ये मॉलिक्यूल्स है, गैस है, उन्होंने यहाँ पे वर्क किया है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू द वर्क इज डन एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक है। जो आप अब देखिए आप कौन सा काम करेंगे, ठीक है, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएंगी, तो सेम वैसे ही यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है, ठीक है। हमारे कंपाउंड्स ने, हमारे ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे वर्क किया, तो वर्क होने के बाद उसकी एनर्जी कैसे हो गई, यहाँ पे डिक्रीज हो गई, तो हमारे सिस्टम की भी एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। एंड देखिए एंड इसका यहाँ पे जो आपका गैस है ये कैसे हो रही है, एक्सपांड हो रही है, एक्सपांशन ऑफ गैस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कैसे कैसे हो रहा है हमें फिगर में ही दिख रहा है, ठीक है। पहले उसकी स्टेज क्या है, ध्यान से देखिए, H2O2 का वॉल्यूम कम था, ठीक है, उनको जगह भी कम लग रही थी, जैसे वो ब्रेक हो गए वैसे उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे किसका एक्सपांशन हुआ, तो गैस का एक्सपांशन हुआ। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का। देन आफ्टर दैट देखिए सेकंड रिएक्शन देखनी है हमें,
रिएक्शन बिटवीन NH3 गैस एंड HCl गैस, ठीक है, NH3 गैस एंड HCl। अब देखिए यहाँ पे दोनों भी गैस है, HCl ये लिक्विड में भी प्रेजेंट हो सकता है एंड गैसेस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो देखिए इनके रिएक्शन देखिए, NH3 प्लस HCl लिखा है तो हमें प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं वो NH4Cl, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। मतलब एक गैस दूसरे गैस के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो आपको प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, सॉलिड साल्ट का फॉर्मेशन दे रहा है। NH4Cl क्या है, ये आपका एक सॉल्ट ही है। अब देखिए NH3 मतलब क्या है, तो आपका ये एक बेस है एंड HCl क्या है, आपका एसिड है। तो हमें न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन पता है, हमने थर्ड लेसन में ही पढ़े कि एसिड एंड बेस जब रिएक्शन करते हैं तब हमें सॉल्ट या फिर प्रोडक्ट में क्या देते हैं, तो सॉल्ट देते हैं। तो यहाँ पे NH4Cl आपको सॉल्ट मिल रहा है जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है। अब इमेजिन कीजिए, मतलब थोड़ा सा माइंड लगाए कि जो गैस है, ठीक है, मतलब NH3 एंड HCl जो गैस है, मतलब ये इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा और ये दोनों मिलके एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब ही यहाँ पे अगर ये आपका सॉल्ट है तो इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे कैसे हो जाएगा, कम। वॉल्यूम मतलब ही क्या, हमारा कंपाउंड, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने कितनी जगह ऑक्युपाई की, वो मतलब ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जो सॉलिड है उनके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ठीक है। बहुत हमने मतलब बचपन से ये एक डायग्राम ऐसे ब्लॉक की तरह हमें डायग्राम निकाल के समझाते थे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पास पास होते हैं, तो उनका वॉल्यूम भी कम होता है, ठीक है, मतलब उनको जगह कम लगती है। और वही अगर गैस के मॉलिक्यूल्स रहे तो वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उनके उनमें वॉल्यूम कैसे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यही हमें यहाँ पे भी समझना है कि इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए एक बीकर कंसिडर कीजिए, बीकर में आपका ये मॉलिक्यूल्स है जो कि NH3 और HCl, इस गैसेस मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऊपर से मैंने पिस्टन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बाहर से, मतलब बाहर से फोर्स लगा रही हूँ पिस्टन के ऊपर। तो सेकंड बीकर में देखिए जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो दब गए, पिचक गए मतलब क्या है, पास पास आ गए, पास पास आ गए और उन्होंने देखिए वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। अब देखिए थोड़ा सा माइंड लगाइए, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं एंड हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। तो अब गैस को जितना प्रेशर लगाओगे बाहर से तो वो पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूल थोड़े से पास आएंगे, फिर और पास आ गए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रही है। जो आपका एसिड एंड बेस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड NH4Cl, मतलब आपका सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए पहली स्टेप में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉलिड साल्ट इज फॉर्म, ठीक है। पहली स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन हम देख रहे हैं तो पहले तो यहाँ पे हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। देन आफ्टर दैट पिस्टन मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जो आपका पिस्टन है वो कैसे नीचे की तरफ भाग रहा है, पहली रिएक्शन में क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ भाग रहा था, मतलब ये हमने वहां पे क्या देखा था, डिकम्पोजिशन, स्प्लिटिंग हो रहा था। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, एसिड एंड बेस कंबाइन हो रहे हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पिस्टन किस साइड हमारा मूव कर रहा है, तो नीचे वाले साइड में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है यहाँ पे कैसे हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आपके मॉलिक्यूल्स कैसे पास पास आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा। देन फोर्थ स्टेप में देखिए जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होंगी, बिकॉज हम बाहर से, मतलब सराउंडिंग उस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाइड कर रहा है, ना कि हमारी सिस्टम वर्क कर रही है वहां पे। तो सिस्टम मतलब कैसे खाली पीली बैठी है, बाहर से वो सराउंडिंग बेचारा वहां पे प्रेशर अप्लाइड कर रहा है, तो दैट्स वाई एनर्जी उसकी लॉस हो रही है, सिस्टम की लॉस हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पे उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएंगी। एंड यहाँ पे जो हमने पहले रिएक्शन में डिकम्पोजिशन में पढ़ा था H2O2 के, तो वहां पे हमारी गैस क्या हो रही थी, एक्सपांड हो रही थी, फैल रही थी। बट यहाँ पे देखिए गैस का क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब सिकुड़ रही है, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए मतलब वो सिकुड़ गए, ठीक है। सेकंड भी करके देखिए। सो यही हमें यहाँ पे पढ़ना था। तो क्लियर है इतना, रिएक्शन बिटवीन NH3 गैस एंड HCl गैस। सो ये हो गया आपका सेकंड टाइप। देन आफ्टर दैट अब हमें पढ़ना है नेचर ऑफ हीट।
तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है नेचर ऑफ हीट की। अ हीट इज अ फॉर्म्ड ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। ठीक है, ये हीट कैसी फॉर्म होती है, सॉरी, जो हीट है आपकी, ये एक फॉर्म है एनर्जी का जो एक्सचेंज करती है आपकी हीट या फिर एनर्जी किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ हीट। देन आफ्टर दैट अब हमें साइन कन्वेंशन यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखिए, एक सिस्टम कंसिडर कीजिए। अब देखिए, मैं उस सिस्टम के ऊपर वर्क अप्लाइड कर रही हूँ, मतलब वर्क कर रही हूँ इसके ऊपर सराउंडिंग के थ्रू। ठीक है, बाहर से मैं वर्क कर रही हूँ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, ऐसे होगा, बाहर से मैं एक वर्क कर रही हूँ सिस्टम के ऊपर, मतलब ही वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। फिर अगर सिस्टम आपकी वर्क डन कर रही है तो हम क्या लिखेंगे, फिर वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, ये हमें साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, कहाँ पे निगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो देखिए फिर हीट का देखिए, हीट अगर सिस्टम में एब्जॉर्ब की तो क्या होगा, एंड हीट अगर सिस्टम ने रिलीज की तो क्या होगा। ये चार टर्म्स, ये चार साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखिए, पहला वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब ही सॉरी वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो बाहर से मतलब सराउंडिंग वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका वर्क होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज वो बाहर से हो रहा है। सिस्टम को कोई मेहनत करनी पड़ रही है क्या, यहाँ पे नहीं करनी पड़ रही है, दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो वर्क डन होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा +W। ठीक है, वही अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, आपकी सिस्टम अगर वर्क कर रही है तो यहाँ पे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कैसी होंगी, लॉस होंगी। अभी हमने प्रीवियस जो हमने दो रिएक्शंस पढ़ी, उसी रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर सराउंडिंग रिएक्शन करेंगी या फिर सराउंडिंग कुछ वर्क डन अप्लाई करेंगी हमारे सिस्टम के ऊपर, तो हमारा सिस्टम का जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। अगर हमारे सिस्टम ही कर रही है वर्क तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन बाय सिस्टम, तो हमारा जो वर्क डन है वो माइनस में चला जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस वर्क। ठीक है, मतलब -W। देन आफ्टर दैट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, +Q। ठीक है, हीट का यहाँ पे नोटेशन Q है। फिर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, मतलब आपके सिस्टम ने हीट को रिलीज किया, तो यहाँ पे आपका जो नोटेशन है वो कैसे हो जाएगा, -Q हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये माइंड में फिट करके रखिए। देन आफ्टर दैट अब हमें एक्सप्रेशन पढ़ना है फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन पढ़ना है। सो कंसिडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर P इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंड्रिकल fitted with frictionless rigid movable piston of area A। ठीक है, देखिए क्या कहा उन्होंने, एक हमें सर्टन अमाउंट ऑफ गैस कंसिडर करनी है। ठीक है, वही प्रोसीजर है, एक कंटेनर कंसिडर कीजिए एंड उस कंटेनर में आपके कुछ अमाउंट वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एंड उसका देखिए उन्होंने क्या कहा, जो आपका प्रेशर है यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर है। एंड वन मोर थिंग, जो आपका यहाँ पे पिस्टन है, देखिए पिस्टन की उन्होंने खासियत बताई है। पहले तो जो आपका पिस्टन है वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो इजीली ऊपर नीचे हो सकता है, रिजिड है। ठीक है, एंड मूवेबल है। ठीक है, मूवेबल है मतलब ऊपर नीचे वो इजीली हो सकता है। एंड उस पिस्टन मतलब एंड उस जो सिलेंडर का एरिया है हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, A कंसिडर किया है। ठीक है, क्लियर है इतना, क्या कंसिडर करना है, एक सिलेंडर कंसिडर करना है, उस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरनी है एंड आपको ऊपर से पिस्टन लगाना है जो कि आपका फ्रिक्शनलेस होगा, रिजिड होगा एंड मूवेबल होगा। ठीक है, इतनी स्टेप हमने कवर कर ली। देन आफ्टर दैट देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल्स टू द। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले ही फोर्स का फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं गैस के ऊपर, वो किसके बराबर होंगी, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द पिस्टन एंड द प्रेशर। ठीक है, देखिए हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था कि P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हमने फोर्स का फार्मूला निकाला उसी से तो क्या मिलेगा, P इंटू ए। ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया ऐसे ही मिलेगा। तो वही अगर हमने गैस मॉलिक्यूल के ऊपर, गैस के ऊपर पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाइड किया तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, प्रेशर इंटू एरिया। तो वो प्रेशर कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे P इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, एंड वी नो दैट जो
इंटरनल प्रेशर मतलब भी P इंटरनल प्रेशर होता है, जो आपका बाहर का प्रेशर मतलब P एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कैसे होती है, वो दोनों टर्म नेगेटिव में होंगी, ठीक है, अपोजिट होंगी एक दूसरे से हमने यहाँ पे क्या लिखा, P इंटरनल इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल होता है, ठीक है। सो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए, इफ द पिस्टन इज मूव्ड आउट एट अ डिस्टेंस d, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था वो फार्मूला। सो अगर हमने फोर्स की जो वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर ली, जो इक्वेशन 1 में हमने डिराइव कर ली, तो क्या मिल रहा था हमें वहाँ पे, माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे पुटअप कर ली, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A इंटू D, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सो आपकी जो A इंटू D ये जो टर्म है वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है, तो हमने वहां पे लिखा W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V मतलब भी क्या है आपका, चेंजिंग वॉल्यूम है, क्लियर है। सो अब देखिए डेल्टा V मतलब भी हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन डिराइव होंगी, अगर आपकी गैस एक्सपांड हो, ठीक है, फैल जाए मतलब भी ड्यू टू गैस एक्सपांशन, तो जो आपका वॉल्यूम होगा V2 ये कैसे होगा, ग्रेटर देन एज कंपेयर टू V1, एंड जो आपका W है मतलब भी वर्क डन है वो कैसे हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे नोट कीजिए, जो आपका V1 है ये क्या है, आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब पहला वॉल्यूम है, एंड V2 क्या है, आपका फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब देखिए गैस अगर एक्सपांड होंगी, फैलेंगी, मतलब ही क्या, जो आपका V2 है ये कैसे होगा, V1 से बड़ा होगा, ठीक है, V1 क्या है, आपकी इनिशियल है, और आपकी गैस फैल रही है, एक्सपांड हो रही है, मतलब ही आपका जो पिस्टन है ऊपर की तरफ भाग रहा है, अगर पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा तो हमारा वॉल्यूम भी कैसे बढ़ जाएगा, मतलब आपका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन V1, एंड जो आपकी W है वो कैसी हो जाएंगी, मतलब ये आपका जो वर्क डन है वो कैसे हो जाएगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव, बिकॉज आपका अंदर का मतलब आपकी सिस्टम यहाँ पे कर रही है, दैट्स वाई आपका V2 है वो कैसे है, V फाइनल है वो ग्रेटर है, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी गैस कॉम्प्रेशन करे, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड हो मतलब भी दब जाए, तो आपका जो वर्क डन होगा सिस्टम का वो कौन करेगा, सराउंडिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले एक्सपांशन में कौन कर रहा था, सिस्टम कर रहा था, पिस्टन को ऊपर ढकेल रहा था, अब जो आपका सराउंडिंग है वो पिस्टन को नीचे ढकेल रहा है, मतलब ही आपकी जो V2 है वो कैसी होगी, लेस होगी एज अ कंपेयर टू V1, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा V1 इज ग्रेटर देन V2, एंड जो आपका W है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है हमारा, तो सराउंडिंग कर रहा है, और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अगर सराउंडिंग वर्क करे, सराउंडिंग हीट आपको प्रोवाइड करे आपके सिस्टम को, तो वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट आपका सिस्टम ही वर्क कर रहा है, सिस्टम ही हीट रिलीज कर रहा है, तो जो उसका हीट है या फिर हाँ हीट है वो कैसे हो जाएंगे, निगेटिव में, उसका जो वर्क है वो निगेटिव में चला जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसको थोड़ा सा माइंड में एंड अच्छे से सेट करके रखिए, ये फार्मूला के बेसिस पे हमें आगे न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। फिर देखिए फ्री एक्सपांशन क्या होता है, अब फ्री एक्सपांशन इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अपोजिंग फोर्स इज जीरो एंड द गैस एक्सपांड्स फ्रीली इज कॉल्ड अ फ्री एक्सपांशन। क्या कहा हमने यहाँ पे, ये हमें ये बता रहा है यहाँ पे फ्री एक्सपांशन कि जो हमारा अपोजिंग फोर्स होता है ये जीरो होता है, एंड ये गैस कैसी होती है, फ्री होती है एक्सपांशन के लिए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्री एक्सपांशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अब अपोजिंग फोर्स क्या है हमारा, तो जो सराउंडिंग फोर्स लगाता है वो क्या है हमारा, अपोजिंग फोर्स, मतलब बाहर का फोर्स, ठीक है। एंड ड्राइविंग फोर्स क्या होता है,
तो हमारे जो सिस्टम होती है वो अप्लाइड करती है फोर्स पिस्टन के ऊपर, उसे हमने क्या कहा था, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग इंटरनल फोर्स होता है एंड अपोजिंग फोर्स मतलब भी एक्सटर्नल फोर्स होता है। जो सराउंडिंग का फोर्स मतलब भी अपोजिंग फोर्स अगर जीरो हो जाए तो जो आपका पिस्टन है वो इजीली ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है क्या सराउंडिंग से, नहीं। आपका अगर अपोजिंग प्रेशर ही अपोजिंग प्रेशर ही वो अगर जीरो हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो गैस भी है मतलब जो आपका पिस्टन है वो कैसे ऊपर नीचे होगा, मतलब ऊपर ही जाएगा नीचे आएगा, मतलब वो अपनी मर्जी से ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ये आपकी गैस जो है वो फ्रीली एक्सपांड हो सकती है, फैल सकती है। ऐसे प्रोसेस को क्या कहा हमने, फ्री एक्सपांशन। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं अच्छे से। The work done by the system during such expansion is given by W is equals to minus P external into delta V। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने वर्क डन का फार्मूला एक पढ़ा था, क्या था वो, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, ये फार्मूला हमने डिराइव किए थे। तो इस फार्मूला के बेसिस पे अब हम ये आपका जो वर्क है यहाँ पे कैसे जीरो हो जा रहा है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स है मतलब ही आपका P एक्सटर्नल मतलब ही मैंने क्या कहा था आपको, अपोजिंग फोर्स है। तो वो कैसे हो जा रहा है यहाँ पे, जीरो हो जा रहा है। तो आपकी जो P एक्सटर्नल की वैल्यू है यहाँ पे कैसे हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, हमने अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर ली, P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन कैसे हो जाएगा फिर यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू जीरो इंटू डेल्टा V। ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन में जीरो अगर रहा तो आपकी टर्म भी वो कैसे हो जाएंगी, जीरो। तो W इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें यहाँ पे, जीरो मिला। ऑन वर्क इज डन व्हेन द गैस एक्सपांड फ्रीली, मतलब आपका जो वर्क डन होता है यहाँ पे कैसे होगा, जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब आपका गैस फ्रीली एक्सपांड करेगा तब। ठीक है, क्लियर। आपको जो W इज इक्वल्स टू 1 ये MCQ में भी पूछ सकता है कि कहाँ पे आपका W इज इक्वल्स टू जीरो, W इज इक्वल्स टू जीरो कहाँ पे होता है, ये आपको क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आ जाएगा, मतलब कैसे वो फॉर्म हो गया W इज इक्वल टू जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखना। ठीक है, क्या लिखा हमने, एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्री एक्सपेंशन में। तो देखिए फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या, जो हमारा अपोजिंग फोर्स होता है वो जीरो होता है ना, हमारी जो गैस होती है फ्री होती है एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, क्लियर है इतना। दैट्स वाई हमारा जो यहाँ पे वर्क डन है, हमें वर्क लगेगा क्या, फिर अगर बाहर से मुझे कोई प्रेशर ही नहीं मिल रहा है, सराउंडिंग के थ्रू मुझे कोई प्रेशर ही नहीं मिल रहा है, तो जो गैस है हमारा पिस्टन को इजीली ऊपर ले जा सकता है, इजीली नीचे ला सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्री एक्सपांशन। और यहाँ पे आपका जो वर्क डन है ये कैसा है, जीरो है, मतलब यहाँ पे एक वैक्यूम का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है इतना। तो है गया आपका फ्री एक्सपांशन। अब देखिए यहाँ पे हमें यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए बस यहाँ पे 3 यूनिट्स ध्यान में रखिए कि 1 बार मतलब भी 1 बार इंटू DM क्यूब, ये किसके बराबर होगा, तो 1 लीटर इंटू बार। ठीक है, DM क्यूब मतलब भी क्या होता है, तो 1 लीटर होता है, ये हमें पता है। तो दैट्स वाई 1 लीटर बार के बराबर होगा। एंड जो आपका 1 लीटर बार या फिर 1 बार DM क्यूब ये किसके बराबर होगा, तो 100 जूल इसके बराबर होगा। क्लियर है इतना। तो ये यूनिट कन्वर्शन ध्यान में रखिए, जब हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके बेसिस पे हमें ये न्यूमेरिकल आगे के सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा कि 1 बार इज इक्वल्स टू डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो 100 जूल्स के बराबर होता है। तो ये यूनिट कन्वर्शन कैसे करना है, तो उनके कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे जो हमारा यूनिट है बार DM क्यूब से जूल में कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे पूरा सब क्लियर करने वाले हैं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल आपका 2 डेसीमीटर क्यूब बार, इसको आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा था, 1 डेसीमीटर क्यूब बार ये किसके बराबर होता है, तो 100 जूल के बराबर होता है। अब इन्होंने क्या कहा कि 2 डेसीमीटर क्यूब बार को आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज 1 बार DM क्यूब ये किसके बराबर होता है, तो 100 जूल्स के। तो 100 इंटू अगर 2 करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 200 जूल्स इतना मिलेगा। ठीक है, फिर सेम वही एक बार मतलब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए अगर 6 DM
क्यूब बार, ठीक है, इस यूनिट को जूल में कन्वर्ट करना है। कितना है यहाँ पे 6 DM क्यूब बार है, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ही 600 जूल्स इतना हो गया। क्लियर है। फिर देखिए इसका उल्टा भी देख लेते हैं। अगर जूल में वैल्यू है, मतलब जूल में आपका जूल यूनिट है, उसको अगर डेसीमीटर क्यूब बार में कन्वर्ट करना है या फिर लीटर बार भी बोल सकते हैं, उसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 800 जूल्स लिखा, इसको आपको डेसीमीटर क्यूब बार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखिए 100 जूल किसके बराबर होता है, एक बार DM क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से जो आपके 800 के जो 2 जीरो है उसको कैंसिल कीजिए और कितना बचेगा, बस 8 बचेगा, तो 8 DM क्यूब बार, ठीक है, कितना होगा। देन देखिए 500 जूल है, 500 जूल को भी कन्वर्ट कीजिए 1 लीटर बार या फिर डेसीमीटर क्यूब बार में, तो यहाँ पे क्या होगा 5 डेसीमीटर क्यूब बार इतना होगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पे 3 moles of an ideal gas are expanded by isothermally from 15 decimeter cube to 20 decimeter cube at a constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the amount of work in decimeter cube bar and joule, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे 3 मोल्स है, मतलब आपके गिवन में पहले लिख लेंगे, ठीक है। गिवन में क्या है, हमें यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या दिया गया है उन्होंने कि जो आपकी गैस है ये एक्सपांड हो रही है आइसोथर्मली फ्रॉम 15 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब, मतलब ही फ्रॉम अगर वर्ड आ गया, ठीक है, फ्रॉम A to B, ठीक है, ऐसे वर्ड अगर आ गए न्यूमेरिकल्स में तो आपको समझना है कि जो आपकी ए जो वैल्यू मतलब 15 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे है वो आपका वॉल्यूम V है एंड 20 डेसीमीटर क्यूब वो आपकी वैल्यू V2 की है, ठीक है। 2 अगर वर्ड आ गया, ठीक है, न्यूमेरिकल में 15 to 20 या फिर 200 to 17, ठीक है, ऐसे अगर आपको वैल्यूज आ गई वॉल्यूम की तो आप समझ जाना कि यहाँ पे V1 एंड V2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस V1 कितना है 15 डेसीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस V2 कितना है तो 20 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर उन्होंने क्या दिया, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू मतलब भी आपका P एक्सटर्नल यहाँ पे गिवन है वो कितना है 1.2 बार इतना है, ठीक है। क्लियर है। सो देखिए अब यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ वर्क इन डेसीमीटर क्यूब बार एंड जूल, मतलब ही आपका वर्क ये किसमें आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले डेसीमीटर क्यूब बार इस यूनिट में फाइंड आउट करना है एंड दूसरा जूल में फाइंड आउट करना है। सो देखिए पहले डेसीमीटर क्यूब बार में ही फाइंड आउट करते हैं इसको। सो फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, क्यों, बिकॉज देखिए यहाँ पे P एक्सटर्नल की वैल्यू आपको गिवन है, V2 की भी गिवन है एंड V1 की भी गिवन है। निकालना क्या है आपको, वर्क ही निकालना है, W ही निकालना है, तो यहाँ पे यही फार्मूला एप्लीकेबल होगा। तो देखिए अगर हमने सॉल्यूशन में लिखा इस फार्मूला में वैल्यूज पुटअप की तो देखिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस 1.2 इन ब्रैकेट V2 की वैल्यू 20 एंड V1 की वैल्यू 15, तो 20 माइनस 15 ऐसे हो गया। तो 20 माइनस 15 कितना होता है 5 होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे W इज इक्वल्स टू माइनस 1.2 इंटू 5, ठीक है। माइनस साइन कभी मत भूलना, जो आपका P एक्सटर्नल है वो किस में है, माइनस में है। तो देखिए अगर 1.2 इंटू 5 अगर हमने किया तो कितना मिलेगा माइनस 6.0, जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता, दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा है यहाँ पे 6 एंड ये किस में है तो डेसीमीटर क्यूब बार में है, ठीक है। क्यों, बिकॉज देखिए आपकी जो V1 की वैल्यू है V2 की वैल्यू है वो किस में है DM क्यूब में है एंड प्रेशर भी आपका बार में है, तो आपका वर्क का जो यूनिट होगा वो क्या होगा यहाँ पे ऑब्वियसली डेसीमीटर क्यूब बार। अब इस डेसीमीटर बार क्यूब को हमें जूल में कन्वर्ट करना है। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, ठीक है, कि अगर डेसीमीटर क्यूब बार रहा तो उसको जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको जो आपकी वैल्यूज है उसको अगर अब देखिए यहाँ पे -6 है तो इस -6 को हम 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि 1 डेसीमीटर क्यूब बार ये किसके बराबर होता है 100 जूल के बराबर होता है। तो दैट्स वाई अगर हम जूल में हमारा वर्क डाउन अगर हम फाइंड आउट करें तो W इज इक्वल्स टू -600 जूल्स इतना आएगा, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन कर लिया, 2 यूनिट्स में हमने वर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट। देन देखिए सेकंड न्यूमेरिकल पर जाते हैं। सो अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिए क्या लिखा है हमने यहाँ पे, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 2 moles of ideal gas formed from a volume of 25 decimeter cube to 13 decimeter cube when the work obtained is 4862.4 joule। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या कहा कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब ही आपका पी एक्सटर्नल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वैल्यूज गिवन में क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गिवन में पहले आपको दिया गया है कि नंबर्स ऑफ मोल्स कितने हैं, कितने हैं आपके यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, 2 नंबर ऑफ मोल है। फिर देखिए उन्होंने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मतलब भी आपका जो V1 की वैल्यू है। ठीक है, देखिए पहले उन्होंने क्या दिया है 25 डेसीमीटर क्यूब और बाद में क्या दिया है 13 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए आपके माइंड में ऐसे आएगा तो ये 13 ये छोटा नंबर है, मतलब ये V1 की भी वैल्यू हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि आपका जो गैस है यहाँ पे क्या हो रही है, कॉम्प्रेस्ड हो रही है। ठीक है, प्रेशर अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड किया तो गैस क्या हो रही है, कॉम्प्रेस्ड, मतलब ही दब रही है, नीचे की ओर मूव हो रही है। ठीक है, तो अब अगर देखिए इस पहले हम गिवन में क्या है वो लिख लेते, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको पूरा मतलब एक्सप्लेन करके दूंगी। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम आपका V1 मतलब ये आपका 25 डेसीमीटर क्यूब है। थोड़ी देर के लिए माइंड में यही फिट करके रखिए, जो पहले वैल्यू गिवन होगी, बड़ी हो या छोटी हो, वो क्या होगा आपका V1 ही होगा। फिर नेक्स्ट आपको वॉल्यूम है V2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो कितना है 13 डेसीमीटर क्यूब इतना है। और देखिए उन्होंने वर्क डन भी, मतलब ये आपका W वर्क की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है 4862.4 जूल। ठीक है, इतनी है। अब देखिए ये वैल्यू जूल में है, ऊपर में हमारा वॉल्यूम किस में है, DM क्यूब में है। ठीक है, तो जो आपका वर्क है जूल में नहीं चलेगा, यहाँ पे वो किस में चाहिए, बार डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। ठीक है, यूनिट यहाँ पे कैसे होने चाहिए, सेम। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिए, यूनिट सेम होने चाहिए। ये कैसा है जूल, सेम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसको हमें सेम करना पड़ेगा, मतलब भी उसका दूसरा यूनिट क्या है, तो बार डेसीमीटर क्यूब इसमें है। तो अगर देखिए इसमें कन्वर्ट करना है हमें, तो अब देखिए जैसे हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स में क्या कर रहे थे, अगर यूनिट कन्वर्जन आ गया तो हमें कौन सा यूनिट नहीं चाहिए उसके डिवीजन में जो मतलब उसकी वैल्यूज़ लिखना एंड उसके मल्टीप्लिकेशन में जो चाहिए वो वाला लिखना। तो देखिए हमारी जो वैल्यू है वर्क की वो कितनी है 4862.4 इतनी है। ठीक है, एंड जूल है यहाँ पे, तो जूल को रहने दीजिए। फिर देखिए हमें रिक्वायर्ड यूनिट क्या है, तो हमें बार डेसीमीटर क्यूब ये यूनिट चाहिए, तो मैंने देखिए उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा बार डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और कौन सा आपको यूनिट नहीं चाहिए, तो जूल वाला यूनिट नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जूल लिखा। और अब देखिए वहाँ पे 1 बार डेसीमीटर क्यूब, मतलब ही मैंने क्या कहा था आपको 100 जूल्स इतना होता है, तो इस डिवीजन में जो हमने जूल लिखा उसके सामने 100 लिख देना है। ठीक है, यही प्रोसेस करते थे। तो देखिए यहाँ से जूल जूल हमने कैंसिल कर लिया ये यूनिट। ठीक है, अब देखिए बचा क्या हमारे पास, तो 486.24 डिवीजन में 100 एंड आपका ये बार डेसीमीटर क्यूब यूनिट। ठीक है, इतना बचा। तो अब देखिए जो 100 है हम इसको 10⁻² लिख सकते हैं, एंड अगर उसको हमने जो आपकी ये वैल्यू है 4862.4 इसके अगर मल्टीप्लिकेशन में लेके गए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका ये पॉइंट है, ठीक है, 2 के बाद का पॉइंट, अब ये किस साइड शिफ्ट करेगा, अगर मैंने 10⁻² यहाँ पे अप्लाई किया तो जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सी साइड जाएगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो देखिए कितने डिजिट मूव करेगा, तो -2 है, मतलब 2 बार, तो ये 2 को भी मतलब 2 और ये 6, मतलब क्या हो जाएगा 8 और 6 के बिटवीन ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखिए W की वैल्यू क्या लिखी 48.624 बार डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका वर्क डन। अब देखिए इसके बाद ये कैसे आ गया, वॉल्यूम को थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये छोटे बड़े मतलब वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है यहाँ पे। तो देखिए ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने हमारा जो कंपाउंड है
ठीक है। यहाँ पे आइडियल गैस मैंने यहाँ पे फिलअप कर ली है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पिस्टन लगा है, इसका जो पहले का वॉल्यूम वो 25 डेसीमीटर क्यूब इतना है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पिस्टन को दबाया तो देखिए सेकंड जो आपकी डायग्राम है वहाँ पे आइए, तो जैसे ही मैंने पिस्टन को दबाया तो पिस्टन नीचे चला आ गया। मतलब भी देखिए अब पहले कंटेनर में जो हमारा वॉल्यूम था वो कैसे था, बहुत ज़्यादा था। जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे, जो हमारे गैस पार्टिकल थे, उनको मूवमेंट करने के लिए जो जगह थी वो बहुत बड़ी थी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने उसको प्रेस किया पिस्टन की हेल्प से तो वो नीचे आके बैठ गए, ठीक है। एंड उनका जो वॉल्यूम है वो भी कैसे हो गया, बहुत कम हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ पे 13 डेसीमीटर क्यूब ऐसा आ रहा था। मतलब ही क्या, जो हमारा यहाँ पे गैस है ये क्या हो रही है, कॉम्प्रेस्ड, ठीक है। उन्होंने देखिए आपको मतलब जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है उसमें अच्छे से मतलब लिख के दिया है कि हमारी गैस यहाँ पे क्या हो रही है, कॉम्प्रेस्ड हो रही है। और जब कॉम्प्रेशन होता है तब हमारा V2 हमेशा कैसे होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू V1, ठीक है। ये भी टॉपिक मतलब क्लियर करना नेसेसरी है, ठीक है, नहीं तो रट्टा मारने से कुछ हमारा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो चलिए इतना समझ गए आपको। फिर देखिए टू फाइंड में आइए। टू फाइंड क्या करना है हमें, तो उन्होंने क्या कहा, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है। टू फाइंड में क्या लिखेंगे हम कि पी एक्सटर्नल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए अब फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला वही लगेगा यहाँ पे, कौन सा, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इन ब्रैकेट V2 माइनस V1, ठीक है। यही फार्मूला लगेगा बिकॉज V1 एंड V2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सो देखिए अब देखिए यहाँ पे V2 की वैल्यू एंड P एक्सटर्नल की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो चलिए W की वैल्यू पुटअप कीजिए, कितनी है वो 48.624, फिर माइनस P एक्सटर्नल, ठीक है। और V2 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, तो यह है 13 dm क्यूब एंड V1 कितना है आपका 25 dm क्यूब। After calculation we got 48.624 is equals to minus P external, ठीक है। 13 माइनस 25 कितना होगा यहाँ पे, तो -12 इतना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस P एक्सटर्नल है और आपका -12 ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये 48.624 इज इक्वल्स टू 12 P एक्सटर्नल, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 12 को इसके डिवीजन में भेज दो, जो आपकी 48 पॉइंट जो वैल्यू है उसकी डिवीजन में। तो देखिए आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट P एक्सटर्नल की वैल्यू वो कितनी मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो 4.052 बार इतनी है। बार क्यों, बिकॉज हमारा ये क्या है, प्रेशर है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सेकेंड। अब देखिए न्यूमेरिकल थर्ड में आइए, उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे 200 ml ethylene gas and 150 ml of HCl gas were allowed to react at 1 bar pressure according to reaction, ठीक है। अब देखिए उन्होंने रिएक्शन दिया है एंड आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या लगा है कि PV वर्क इन जूल्स, ठीक है। मतलब आपको वर्क कैलकुलेट करना है इन जूल्स में। सो अब देखिए पहले तो गिवन में लिख लेते हैं। गिवन लिखने से पहले रिएक्शन को देखिए। रिएक्शन में क्या है आपका जो C2H4 मतलब ये आपका इथिलीन जो गैस है उन्होंने कितना दिया गया है 200 ml, ठीक है। फिर हाइड्रोजन गैस है वो कितनी है 150 ml। अब देखिए जो आपका C2H5 ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले तो यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जनरल एंड बेसिक नॉलेज है। देखिए क्या है यहाँ पे 200 ml है आपका इथिलीन गैस, ठीक है। एंड 150 क्या है आपका HCl। सो देखिए ये जो 150 ml जो आपका HCl गैस है इसके मॉलिक्यूल कितने हैं 150 ml है ना, और इसके कितने हैं इथिलीन के 200 है। तो जो आपका HCl का 150 मॉलिक्यूल्स है तो हमारे जो इथिलीन है उसके भी जो 150 मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ ही रिएक्शन कर पाएंगे। बाकी के जो 50 है उनके साथ वो रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी HCl की कैपेसिटी कितनी है 150 ml, ठीक है। 150 मॉलिक्यूल्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कंसिडर कीजिए 150 मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट है
तो वो 150 मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्शन दिखाएगा, बाकी के 50 के साथ दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। इजी एंड सिंपल है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको कवर करते हैं। ठीक है, देखिए एक न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। HCl है मेरे पास, इसके मेरे पास 5 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, HCl के मतलब ही H प्लस आयन 5 है एंड Cl माइनस आयन 5 है। ठीक है, फिर देखिए NaOH है, उसके मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स है। 10 मॉलिक्यूल्स है मतलब ही Na प्लस आयन कितना है मेरे पास? 10 है एंड OH माइनस आयन कितने हैं? 10 है। तो अब देखिए H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन की बस 5 की मतलब 5 की ही कैपेसिटी है। तो वो जो Na प्लस आयन है और जो Cl माइनस आयन है, ठीक है, वो कितने हैं? 5। तो Na प्लस के जो 5 मॉलिक्यूल्स होंगे इसी के साथ रिएक्शन करेंगे, बाकी के 5 जैसे कि वैसे ही रहेंगे। ठीक है, फिर देखिए जो ये OH है एंड H है, मतलब ये दोनों मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। H प्लस आयन आपके 5 है एंड OH माइनस 10 है, तो जो H प्लस आयन 5 है, ये 5 मॉलिक्यूल्स वाटर मतलब ये आपका OH माइनस है उसके साथ रिएक्शन करेंगे, उसके 5 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे। मतलब ही क्या, इनकी कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, मतलब जो कम है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो कम मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे प्रेजेंट, वही क्या है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में है। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन में आइए, HCl में 150 है। ठीक है, 150 ml है HCl, तो 150 ml ही रिएक्शन करेगा जो आपका इथिलीन है, मतलब ही 150 ml आपकी इथिलीन गैस यहाँ पे रिएक्शन में है, बाकी वेस्ट है। ठीक है, तो हमने फिर अब देखिए यहाँ पे C2H5Cl यहाँ से कितने मिलेगा? तो ऑब्वियसली थोड़ा सा माइंड लगाइए, यहाँ पे कितने मिलेगा? 150 ml ही मिलेगा। ठीक है, ये दो आयंस कंबाइन होंगे तब आपको क्या मिलेगा? 150 ml ही मिलेगा। क्लियर है इतना? अब देखिए और एक यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ml है। ठीक है, तो 1 लीटर मतलब कितना ml होता है? तो 1000 ml इतना होता है, ये तो हमें पता है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर 1 ml इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये हमें आगे यूज में आने वाला है। ठीक है, तो ये अच्छे से नोट करके रखिए। तो अब देखिए रिएक्शन में आइए, इतना समझा कि C2H5Cl हमें कितने मिला? यहाँ पे 150 ml इतना मिला। ओके, अब देखिए यहाँ पे गिवन में और एक चीज़ थी हमें, क्या थी वो? V1 एंड V2, मतलब ये हमने अभी फाइंड आउट की। तो V1 मतलब क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट साइड। ठीक है, मतलब आपकी जो रिएक्टेंट साइड है उसका वॉल्यूम यहाँ पे कितना है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्शन में है, कितने है वो? 150, किसका? C2H4 एंड जो HCl है उसके 150, तो इनके एडिशन हो जाएंगे, मतलब कितना मिलेगा? 300 ml। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कितना है? 300 ml। एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये आपकी V2 की वैल्यू है, वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना मिल रहा है यहाँ से? 150 है। यहाँ पे देखिए C2H5Cl का कितना है? 150 ml इतना है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद देखिए हमें जो वॉल्यूम है ये कैसे है? ml में गिवन है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने बेसिक में पढ़ा था लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है इसको। देखिए अब यहाँ पे 1 ml मतलब मैंने क्या कहा था? 1 डिवाइडेड बाय 1000 इतना होता है। देखिए आपके जो V1 की वैल्यू है वो कितनी है? 300 ml है, तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। देखिए आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट 0.3 लीटर इतना होगा। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट साइड जो है वो कितनी थी? 150 थी। अब इसको भी लीटर में कन्वर्ट कीजिए तो डिवीजन में 1000 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेंगे कैलकुलेशन करने के बाद 0.15 लीटर इतना मिलेगा। ठीक है, मतलब हमने यहाँ से V1 एंड V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और कैलकुलेट क्या करना है हमें? यहाँ से वर्क कैलकुलेट करना है, बट इन जूल। ठीक है, जूल में कैलकुलेट करना है। फार्मूला लिखिए, पहले तो टू फाइंड में लिखना कि हमें यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करना है। फिर देखिए फार्मूला में कौन सा? वही हमारा फार्मूला होगा, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इन ब्रैकेट V2 माइनस V1। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे वैल्यूज पुट अप कीजिए, तो P एक्सटर्नल आपको कितना गिवन है? तो 1 बार में गिवन है। ठीक है, एंड V2 की वैल्यू कितनी है? 0.15, V1 की 0.3 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है,
अब देखिए आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट, अगर हमने माइनस किया तो हमें यहाँ से मिलेगा 0.15 इतनी मिलेगी। ठीक है, अब ये 0.15 किस में है, तो माइनस में है, तो यहाँ पे हमारा 0.15 ये नेगेटिव में है, एंड आपका देखिए माइनस जो है 1, ठीक है, -1 बार, मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई, W इज इक्वल्स टू 0.15। अब इसका यूनिट क्या है यहाँ पे, तो डेसीमीटर क्यूब बार। ठीक है, बट हमें यूनिट किस में चाहिए, इसका जूल में चाहिए, तो चलिए जूल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, तो लिखिए यहाँ पे जूल को, और जो नहीं चाहिए हमको इसको डिवीजन में लिखना है, मतलब क्या नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, डेसीमीटर क्यूब बार ये नहीं चाहिए। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब भी कितना जूल होता है, तो 100 जूल होता है, तो जे के सामने 100 लिख दीजिए। ठीक है, तो डेसीमीटर क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, W इज इक्वल्स टू 0.15 इंटू 100 ऐसे हो जाएगा, एंड आपका ये जूल है, तो आपको मिलेगी यहाँ से वैल्यू W इज इक्वल्स टू 15 जूल इतना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, न्यूमेरिकल थर्ड। अब ये हो गया आपके 3 न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, और ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, एंड यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।